और अब आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। स्वरित जी, मेरा पहला सवाल आपसे ही है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में नोएडा की स्थिति आपने देखी होगी। वो ट्विन टावर जो इतना लंबा चौड़ा टावर बना था, उसको कुछ सेकंड्स में ही ढहा दिया गया। तो उसके बाद अब कानपुर पर ही मैं आ रही हूँ, लेकिन लोगों के जहन में ना डर की भावना भी एक तरीके से नजर आ रही है कि भाई जब हम घर का चीज़ों की बात करते हैं तो घर तो हम फाइनलाइज करते हैं, लेकिन असल में हमें कुछ और कहा जाता है, कुछ और हकीकत में होता है। तो आप कितना श्योर है अपनी चीज़ों को लेकर? मैं ऐसा मानता हूँ एज अ कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू कि जब भी आप घर खरीदते हैं तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आप प्रॉपर्टी के पेपर्स रीचेक करवाइए, पूरी तरह से कंफर्म होइए। जो होम लोन डिपार्टमेंट है जहाँ से आपको लोन लेना है उसके बारे में पूरा पता करिए। तो जब ये पूरा वेरिफिकेशन हो जाए आपकी प्रॉपर्टी का, तभी आप किसी रेनाउंड बिल्डर से या रेनाउंड प्रॉपर्टी डीलर से उस घर को फाइनलाइज कर सकते हैं। जहाँ तक आपने नोएडा का एग्जाम्पल दिया, रेरा आने से बहुत सी चीज़ें बदल गई हैं। और जो भीड़ थी, जो इस तरह का काम करते थे, जो कस्टमर्स को गलत दिशा में भटकाते थे, और ओवरऑल जो रेपुटेशन थी बिल्डर्स की वो ख़राब होती थी, तो रेरा आने से मतलब ये परिस्थिति बिल्कुल ही चेंज हो गई है। और अभी मैं रिसेंट एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उस आर्टिकल में ये लिखा हुआ था कि 2022 में जो रेरा में रजिस्ट्रेशन हुए हैं वो लगभग पिछले साल से 25% इंक्रीज़ कर गए, 25% इंक्रीज़ कर गए। तो इंक्रीज़ तभी कर रहा है, बिल्डर भरोसा दिखा रहा है रेरा पे, रेरा तुरंत कोई भी कंप्लेन होती है उस पर एक्शन ले रहा है, और कस्टमर को भी भरोसा है कि अगर रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट है तो उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल। डॉक्टर आर एस सिद्दीकी जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज माइक ले लीजिएगा, आपके जस्ट बगल में माइक रखा हुआ है। सर, योगी सरकार आने के साथ ही बहुत सारे बदलाव हम एजुकेशन क्षेत्र में भी देख रहे हैं, और जाहिर तौर पर अगर हम मदरसों की बात करते हैं तो यहाँ पर भी अब दीनी तालीम के साथ साथ और सब्जेक्ट्स की भी नॉलेज लोगों को हो सके, जो बच्चे वहाँ पर पढ़ते हैं उन तक जानकारी पहुँच सके। तो इसको आप किस नज़र से देख रहे हैं? योगी सरकार में शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी कुछ काम हुआ है। सर, माइक थोड़ा सा प्लीज़ ऊपर कर लीजिए, आपकी हाँ, आवाज़ सही तरीके से। थोड़ा सा काफ़ी काम हुआ है। परिषदीय विद्यालयों में तकरीबन 1.5 लाख टीचर्स रखे गए हैं, और उन्होंने बहुत साफ सुथरे छवि के टीचर्स को, अध्यापकों की नियुक्ति की है। उसमें किसी तरह का भ्रष्टाचार भी नहीं हुआ है, और ये यूपी सरकार के लिए या समाज के हित में बहुत अच्छा कार्य है। जी, मेरा अगला सवाल स्वरित जी आपसे ही है, क्योंकि आप लाइफ स्पेस होम से जुड़े हुए हैं। आजकल भीड़ इतनी ज़्यादा है, बिल्डर्स इतने सारे हैं कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस बिल्डर से हम घर खरीदें। तो आप इस भीड़ में अपने आप को कैसे अलग पाते हैं, और क्या क्या फैसिलिटीज़ आप लोगों को देते हैं? मैं आपको बताऊं, मैं लाइफ स्पेस होम्स का बिजनेस हेड हूं, फाउंडर भी हूं। देखिए, जब मैंने हमेशा कहा है कि जब आप कस्टमर की तरह चीज़ों को सोचेंगे तो आप बेहतर सोच पाएंगे। तो आप जब वैल्यू फॉर मनी कस्टमर को देने लगेंगे, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, विदाउट फॉल्स कमिटमेंट, ट्रांसपेरेंसी के साथ आप चीज़ों को रखेंगे, चीज़ों को बताएंगे, तो मुझे नहीं लगता कभी आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। आप जितनी भी चीज़ों को अनट्रांसपेरेंट रखेंगे, आप जितनी बातों को घुमाएंगे, आपको उतना चैलेंजेस फेस करना पड़ेगा। जैसे कि अभी आपने रीसेंट एग्जांपल दिया, तो मेरे हिसाब से कि जितना आप चीज़ों को साफ़ सुथरा रखेंगे, कस्टमर को हर एक चीज़ क्रिस्टल क्लियर रखेंगे, और अथॉरिटीज़ के बारे में भी बताएंगे क्या क्या एनओसीज लगती हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, सब चीज़ों को क्लेरिफाई करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसा दिक्कत या कोई चैलेंज ऐसा आता है। सूरज जी, क्योंकि इस प्रोफेशन में आप हैं और जाहिर तौर पर बहुत सारे लोगों के सपने को आप हकीकत में तब्दील कर देते हैं, तो मैं आपसे आपकी पर्सनल जर्नी जानना चाहूँगी कि कैसे आप इस फील्ड में आए और अब तक का सफ़र कैसा रहा आपका? मैं यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी का पास आउट हूँ, और उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन सिम्बाइसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से किया। फिर मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी से एमबीए अपना कंप्लीट किया। उसके बाद फिर हार्वर्ड से मैंने एक कोर्स किया था, लीडरशिप प्रिंसिपल। जब मैं शहर लौटा तो मैंने देखा ये सेक्टर 2013-2014 की बात बता रहा हूँ मैं आपको, ये सेक्टर बहुत ही अनऑर्गेनाइज था। प्लेयर्स बहुत थे लेकिन ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं था, और उस समय रेरा भी नहीं आया था। तो जो कस्टमर्स थे, जब वो घर लेने जाते थे तो उनको बड़े चैलेंजेस फेस करने पड़ते थे, और एक बार पैसा फंस जाता था तो उनके लिए रहता था कि जीवन की कमाई है किसी की भी, और वो फंस जाता तो जितने साल उस पैसे को जोड़ने में लगाते थे उतने साल उनको वो लेने में लगाते थे।
तो इस सेक्टर को कैसे एडवांसमेंट में कर सकता था कि थोड़ा बहुत मैंने सीखा था ऑस्ट्रेलिया में रहकर कि ये सेक्टर कैसे बूम कर सकता है और कैसे कैसे छोटी छोटी चीज़ें आप ला सकते हो रियल एस्टेट में। तो वो छोटे छोटे जो चेंजेस है वो हम लोगों ने स्टार्ट करना चालू करे। ग्रीन बिल्डिंग कंसेप्ट पे काम करा हम लोगों ने। रिसेंटली हम लोग अपने प्रोजेक्ट में वैदिक पेंट्स इस्तेमाल कर रहे हैं और ये पेंट्स वो होते हैं जो आपके टोटली ग्रीन बिल्डिंग से अप्रूव्ड रहते हैं और विदाउट हार्मफुल केमिकल्स रहते हैं। तो ये छोटे छोटे इनोवेटिव्स हम लोग करते रहते हैं और मैं हमेशा ये मानता हूँ कि जब भी आप कस्टमर को वैल्यू फॉर मनी देंगे और इम्पैथिकल व्यू रखेंगे और कस्टमर की तरह सोचेंगे तो आप, मुझे नहीं लगता आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। बिल्कुल। डॉक्टर R.A. सिद्दीकी जी, मेरा सवाल आपसे ये है, क्योंकि मदरसे आप चलाते हैं, उससे जुड़े हुए हैं, तो आपको क्या लगता है कि और बेहतरी के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए यहाँ क्या होना चाहिए? क्योंकि हाल फिलहाल में एक सर्वे की बात भी सामने आई है कि गैर मान्यता प्राप्त जो मदरसे हैं उनका भी सर्वे कराने की सोच रही है सरकार। शिक्षा क्षेत्र में मदरसों का बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन कुछ मदरसों को छोड़कर बाकी मदरसों में मनी प्रॉब्लम है, सुविधाओं का कमी है, तो उस तरह का डेवलपमेंट बच्चों में नहीं जा पा रहा है जिस तरह का होना चाहिए। उसमें सहयोग की ज़रूरत है और समाज के सभी तबकों को चाहिए कि वो सहयोग करें। और मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे, सर माइक थोड़ा सा क्लोज आप कर लीजिए, थोड़ा पास ले आइए। मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे या कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे, सब में कुछ ना कुछ अलग वैरायटी होती है, इंटेलिजेंसी होती है, उनमें ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता होती है, लेकिन अगर उनको अच्छी सुविधा मिलेगी, अच्छा उनको योगदान मिलेगा, तभी वो उन्नति कर सकेंगे। सुरेश जी, मेरा अगला सवाल ये है, क्योंकि जैसा कि अभी आपने, आजकल का टाइम ऐसा हो गया कि लोग जब घर खरीदने की सोचते हैं तो ये सोचते हैं कि आसपास पार्क भी हो, बच्चों को खेलने की व्यवस्था हो, उनको जिम भी मिले, उनको फैसिलिटीज़ भी मिले और जो फेसिंग हो वो घर का अच्छा हो। तो उसके लिए आप किस तरीके से फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाते हैं? देखिए, आप एक लैंड का चंक होता है और उस लैंड के चंक में ही आपको फ्लैट डिवाइड करने होते हैं। तो हम लोग पूर्णतः ध्यान देते हैं कि जितने भी कस्टमर या जितने भी बायर आए तो जो भी फैसिलिटीज़ हो वो इक्वली ही उस चीज़ को डिवाइड कर सकते हो, इक्वली उसका लुफ्त उठा सके। तो सिलेक्शन, वास्तु कंप्लायंस रखते हैं चीज़ों को, जो कस्टमर आता है तो वास्तु कैसा है उसका। इसके अलावा जो फैसिलिटीज़ होती है वो जनरली कॉमन सी रहती है सभी में, तो कोई ऐसा सिलेक्शन का कोई ऐसा चैलेंजेस नहीं आता। बट हाँ, हम लोग हर एक छोटे छोटे एस्पेक्ट का भी ध्यान रखते हैं। एक पर्सनल सवाल आपसे कर लेती हूँ, क्योंकि पोजेशन को लेकर लोगों को ज़्यादा टेंशन रहती है कि बुक तो करा लिया लेकिन पोजेशन नहीं मिलता है बहुत लंबे वक्त तक, तो ये ईजियर है आपके लिए? हाँ, चैलेंज तो नहीं है। मैं फिर से वही चीज़ दोहराता हूँ, रेरा के आने से जितने भी बिल्डर्स हैं, जितने भी प्रमोटर्स हैं, वो एक बाध्य हो गए, कंप्लाइंस के तहत बंद गए हैं। और अगर कोई कमिटमेंट हम लोग ने कर दिया है तो हम लोग प्रयास करते हैं बिफोर दैट कमिटमेंट हम लोग उसको डिलीवर कर दें। तो कोई ऐसा चैलेंज नहीं है, क्योंकि मैंने क्या कहा, रेरा के आने से फॉल्स कमिटमेंट बहुत सी चीज़ों में एलिमिनेट हो चुके हैं, तो कोई ऐसा चैलेंज नहीं है। बिल्कुल। आपको लगता है कि रेरा के आने से और ज़्यादा अधिकारों की मजबूती हुई है, जनता और ज़्यादा जागरूक हो गई है अपने हकों को लेकर? बहुत ज़रूरी है कस्टमर को जागरूक होना। अगर कस्टमर जागरूक नहीं होगा, बायर जागरूक नहीं होगा, तो उसको पता ही नहीं होगा उसको चाहिए क्या। जब बायर जागरूक होगा तो उसको ये पता होगा कि ये 4 प्रोडक्ट हैं, उस प्रोडक्ट में मुझे कौन सा प्रोडक्ट चूज़ करना है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस सरकार की तरफ से जो प्रमोट किया जा रहा है उसमें हम सब लोगों को बहुत ही मतलब अच्छा लग रहा, एक मोटिवेशनल है हम लोगों के लिए। और मेरी समझ से मैं जैसा कहता आ रहा हूँ कि सरकारी सपोर्टिव है, इसके अलावा जो अथॉरिटीज़ है वो भी काफ़ी सपोर्टिव है इस सब चीज़ों को लेकर। तो कोई ऐसा चैलेंज या कोई ऐसा स्ट्रगल नहीं है। क्योंकि आपने ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का जिक्र किया, तो आपके बिजनेस से रिलेटेड सवाल कर लेती हूँ कि अब आगे फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं आपके? अभी फ़िलहाल हम लोग एक्सपैंड कर रहे हैं उन्नाव की तरफ, जहाँ अभी रिसेंटली स्टेट कैपिटल रीजन जो अभी एनसीआर की तर्ज पर डेवलप करने की बात हुई है, तो हम लोग उन्नाव की तरफ एक्सपेंशन कर रहे हैं, लखनऊ की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे कि ये सीआर डेवलप होने से मेरी समझ से बहुत तेज़ी से रोज़गार बढ़ेगा। जो ग्रोथ आज 7% 7 से 8% कानपुर के रियल एस्टेट की है, वो रैपिडली 13 से 14% की करीबन पहुंच जाएगी। तो मुझे लग रहा है, मैं आज पेपर में ही पढ़ रहा था कि करीबन 1 से 1.5 हफ्ते के बीच में ये प्रपोजल भी तैयार हो जाएगा। मेट्रो के आने से, रैपिड रेल बनने से, 4 लेन 6 लेन होने से हम सब के लिए, जितने भी उद्योग हैं यहाँ, जितने भी उद्यमी बैठे हुए हैं, उन सब के लिए उतना ही आसान है जितना हम लोगों के लिए।
बिल्कुल। डॉक्टर आर एस सिद्दीकी जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि कानपुर क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था को आप कहाँ आंकते हैं? कानपुर शहर शिक्षा के क्षेत्र में लखनऊ से पीछे है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर लेबर तबका बहुत है, शिक्षा के क्षेत्र में वो जागृत नहीं है, वो चाहता नहीं है कि उसके बच्चे हायर एजुकेशन प्राप्त करें या हासिल करें। हाई स्कूल, जूनियर हाई स्कूल कराने के बाद वो किसी उसमें टेक्निकल उसमें भेज देते हैं लेबर के काम में, और उसके बाद वो बच्चे उसी में लग जाते हैं। कोई मोटर गाड़ी बनाता है तो कोई कुछ स्कूटर बनाता है, वो कोई वेल्डिंग में काम में चला जाता है। इसलिए उस तरह के डेवलपमेंट नहीं है कानपुर में, जो और हमारे हैदराबाद में है, बम्बई में है, दिल्ली में है, आपके यहाँ लखनऊ में है। उस तरह का डेवलपमेंट नहीं है। तो आप अपेक्षाएं, उम्मीद किस तरीके की रखते हैं? कोशिश क्या और अच्छा होना चाहिए? और अच्छा होना चाहिए, कोशिश की जा रही है, हो रही है, लोग लगे हुए हैं। लेकिन एक किसी भी समाज को सुधारने में कम से कम 100 साल लगते हैं, और इससे कम में समाज सुधर नहीं सकता। जब बाप को पढ़ाया जाएगा तब पोता पढ़ेगा, बाप पढ़ा नहीं होगा तो पोता क्या पढ़ेगा। तो ये हमारे यहाँ थोड़ा कुनीति है, और हमारे समाज के लोग जागृत नहीं हैं, कम जागृत हैं। सूरज जी, एक आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि इतना बड़ा बिजनेस है आपका, तो क्या आप अकेले ही सब कुछ देखते हैं या हेल्पिंग हैंड्स भी हैं आपके साथ? नहीं भी, किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी बिज़नेस को करने के लिए टीम होती है। तो और टीम में मेरी वाइफ है, मेरे छोटे भाई हैं, और भी मतलब पूरा स्टाफ है। तो एज अ टीम हम लोग काम करते हैं, और जब आप टीम की तरह काम करते हैं और टीम की तरह सोचते हैं तो रिज़ल्ट बेहतर होता है। इसलिए मैंने हमेशा कहा है कि आप जब कस्टमर की तरह सोचने लगेंगे तो आप बेहतर बिजनेस कर पाएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। उम्मीद करते हैं कि लोगों को जल्द ही बेहतर और अच्छा आशियाना भी मिलेगा, और शिक्षा में भी आने वाले वक्त में कानपुर में भी हम सुधार देखेंगे।